नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के रिवीजन सीरीज में आज हम अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एसएससी की बात करें तो यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 42वां संविधान संशोधन से। जबकि अगर स्टेट पीसीएस की बात करें तो मेंस में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना देखेंगे। अगर प्रस्तावना की बात करें तो उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले संविधान सभा के सामने एक प्रस्तावना प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर दिया गया और यही भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में वर्णित है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। वैसे मैं सबसे पहले कुछ अगर हिस्टोरिकल बातें करूं प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना की जो संकल्पना है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, जबकि इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। तो इस प्रस्तावना में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको हमें समझना जरूरी है और उससे रिलेटेड यहाँ आपकी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला, हम भारत के लोग, फिर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। तो ये वो टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें समझना बेहद जरूरी है। तो अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं तो प्रस्तावना जो है ये उद्देशिका प्रस्ताव है, अर्थात इस संविधान के उद्देश्यों को बताता है। और हमारे कुछ संविधानविदों ने भी यह कहा है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का मार्गदर्शक है, यानी संविधान सभा के द्वारा जब संविधान बनाया जा रहा था तो उनके लिए ये एक मार्गदर्शक का काम किया और उन्हें किस प्रकार के प्रावधान रखे जाने हैं इसने संविधान सभा को मार्गदर्शित किया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति सबसे पहले अमेरिकी संविधान में इसे शामिल किया गया था, बाद में भारतीय संविधान और उसके बाद कई देशों द्वारा अपनाया गया था। तो जैसे हम लोग संविधान के निर्माण चैप्टर में हमने देखा था कि हमारी ड्राफ्ट कमेटी जो थी उन लोगों ने काफी देशों के संविधान को स्टडी किया और उसके बाद एक दुनिया का सबसे विशालतम संविधान बनकर हमारे सामने आया। तो उसी सीरीज में अमेरिकी संविधान की जब स्टडी की गई तो उसमें प्रस्तावना जैसे उपयोगी तत्व हमें मिले और इसका मुख्य उद्देश्य जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को से प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के सामने, जबकि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत हुआ। और अब तक इस प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और इस संशोधन में 3 प्रमुख शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। हालांकि संविधान में, मूल संविधान में ऑलरेडी ये सारे तत्व मौजूद थे। जैसे मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है
वो इन तत्वों को परिलक्षित करते हैं, है ना। और इसके बाद समाजवादी की बात करें तो समाजवाद जैसे तत्व इनडायरेक्टली हमारे संविधान की भाग 4 डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी वर्णित है। इसके अलावा अखंडता की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य में अखंडता जैसे प्रावधान देखने को मिलते हैं, जहां देश की अखंडता और सुरक्षा की बात की गई है। इसके अलावा अगर हम न्यायविद एन पालकीवाला की बात करें तो उनका यह मानना था कि संविधान का परिचय, उन्होंने मतलब संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, ठीक है। तो यहाँ पे एन पालकीवाला से रिलेटेड स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इनमें से किसने, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। इसके अलावा कुछ और संविधानविद भी हैं और उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दी उसे हम आगे देखेंगे। और अगर हमारी प्रस्तावना की प्रकृति की बात करें, इसके नेचर की बात करें, तो भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि एक ऐसी शक्ति जिसपे कोई दूसरी संगठन या किसी दूसरे देश का कोई कंट्रोल ना हो, वो शक्ति अपने आप में परिपूर्ण हो और वो अपने देश का संचालन अपनी जनता के द्वारा, उस देश का संचालन उसकी जनता के द्वारा किया जाए। तो वैसी व्यवस्था को हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। और भारत किसी भी दूसरे शक्ति या किसी दूसरे देश के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जैसे 1949 में भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य अवश्य बना, उसके बाद में यूएन का भी सदस्य बनता है, लेकिन इन दोनों मामलों में ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि यूएन के किसी भी प्रकार के काम या कॉमनवेल्थ के कोई भी निर्णय भारत के ऊपर बाध्यकारी है। भारत इसके लिए स्वतंत्र है उन नियमों को मानने के लिए, और इन्हीं आधारों पर बाद में कई सारे जजमेंट भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करें तो लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी सरकार बनाने के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि कई बार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो सभी नागरिकों के लिए, अब देखिए प्रस्तावना में 2 प्रकार के कार्यों और उद्देश्यों की बात की गई है। पहला, भारतीय नागरिकों को क्या क्या यहाँ पे सहूलियत दी गई है या भारतीय नागरिकों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा शासन, जैसे हमारे जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकारें हैं, उनके लिए किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तो भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मौलिक अधिकार यहाँ पे सुनिश्चित की गई। इसके अलावा अगर हम अंगीकरण तिथि की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मनिर्भर किया गया, यानी इसे अपनाया गया। और अगर हम सत्ता के स्रोत की बात करें तो प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, यानी अगर हमारे संविधान का कोई स्रोत माना जाए या किसी को शक्ति माना जाए कि संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, तो वो मिलती है भारत की जनता से, तो भारत के लोगों से प्राप्त होती है सत्ता का स्रोत, ठीक है। तो एक एक करके हम इसके कुछ प्रमुख शब्द देखेंगे। जैसे सबसे पहले आता है संप्रभु, जिसको हम सोवरेन भी बोलते हैं। सोवरेन, तो संप्रभु का अर्थ होता है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन के बारे में मैंने कल समझाया था आपको कि डोमिनियन का अर्थ है कि एक ऐसी सरकार जहां पे किसी दूसरी शक्ति का आधिपत्य हो या कंट्रोल हो, यानी कोई दूसरा देश जब किसी देश को कंट्रोल करे और वहां की लोकल जो नेटिव्स है या वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है, वहां के लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करे, तो वैसे में उस देश की सत्ता को हम डोमिनियन कंट्री कहते हैं। तो बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है, भारत एक स्वतंत्र राज्य है, ना ही वो किसी देश का डोमिनियन है और ना ही किसी दूसरे देश पे निर्भर है। इसके ऊपर कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है। अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का संचालन भारत स्वयं करता है। जैसा कि मैंने बताया था, भारत ने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकृत की
इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता भी सदस्य भी है भारत। तो लेकिन ये दोनों जो पॉइंट है, कॉमनवेल्थ की जो सदस्यता है जिसमें ब्रिटेन का वर्चस्व है समझिए, और यूनाइटेड नेशन जिसमें मूलतः अमेरिका और इसके अलावा 4 जो उसके परमानेंट मेंबर्स हैं उनका कंट्रोल है, लेकिन फिर भी भारत उन देशों या ऐसी शक्तियों के अंडर कभी भी कार्य नहीं करता है। एक तरह से ये एक तरह का कॉपरेशन है जहां मिलजुल कर देश विदेश की मुद्दों पर चर्चा की जाती है, और आंतरिक मामलों में भारत किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। यह विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। अच्छा, भारत की अगर मैं बात करूं तो यदि भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है तो उस कंडीशन में उस क्षेत्र के जो भी नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक स्वतः बन जाते हैं। इसके बारे में जब हम नागरिकता चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या किसी विदेशी राज्य के पक्ष में अपने क्षेत्र के हिस्से को छोड़ सकता है। अच्छा, छोड़ सकता है इसको लेकर काफी कुछ जैसे हमें डीप में समझना पड़ेगा। जैसे भारत एक राज्यों का संघ है, यानी भारत एक यूनियन डेमोक्रेसी वाला कंट्री है, यानी यहाँ कभी भी कोई राज्य स्वतः देश से अलग होकर एक अलग शक्ति नहीं बन सकती। ठीक है, इसके अलावा समाजवादी की बात करें तो समाजवादी शब्द मूल संविधान में जोड़े नहीं गए, ठीक है, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद जोड़ा गया। ठीक है, तो इसके पीछे मेन कारण ये था कि बेरुवाड़ी वाद के बारे में आप सब जानते होंगे। 1960 में एक बेरुवाड़ी वाद, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है बहुत फेमस, बेरुवाड़ी। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए संसद को इसमें संशोधन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो यहां से प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का बदलाव करने की छूट नहीं है। लेकिन अपने जजमेंट को 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः बदल दिया, केशवानंद भारती बनाम केरल वाला, केशवानंद भारती बनाम केरल वाला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिमिटेशन भी लगाए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे मूल संरचना का एक कंसेप्ट दिया कि संसद कभी भी संविधान की मूल संरचना में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती। मूल संरचना का अर्थ होता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, तो इस मौलिक अधिकार, तो इस प्रकार की जो प्रावधान है इसे मूल संरचना में जगह दी। तो संसद कभी भी मूल संरचना के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसके अलावा वो बाकी किसी प्रावधान में बदलाव ला सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। हालांकि डीपीएसपी के माध्यम से समाजवादी तत्व पहले से हमारे संविधान में मौजूद है। लोकतांत्रिक, अच्छा, लोकतांत्रिक समाजवाद की अगर बात करें तो हमारे भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, यानी एक तरह से मिश्रित समाजवाद है। ठीक है, ऐसा समाजवाद जहां पे शासन और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारतीय शासन व्यवस्था आस्था रखती है, यहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ का अस्तित्व में रहते हैं। जबकि अमेरिकी संविधान की अगर मैं बात करूं तो अमेरिकी संविधान में निजी क्षेत्र को कैपिटलिज्म, एक तरह से समझिए कैपिटलिज्म वहां पे है, वहां पे निजी क्षेत्र को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, यानी वहां पे एक तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए काफी अच्छी कंडीशंस बनी हुई। इसके अलावा अगर हम देश की गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता के बारे में बात करें तो राज्य की तरह से ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इन क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करे। लेकिन राज्य सरकारें इसके लिए बाउंड नहीं, क्योंकि ये सारे तत्व डीपीएसपी में मेंशन किए गए, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मेंशन किए गए। तो जिस प्रकार से मौलिक अधिकार सरकार के लिए एक तरह से बाउंड है कि सरकार को मौलिक अधिकार मानना पड़ेगा और उसे इंप्लीमेंट करना होगा, लेकिन इसी प्रकार से डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इंप्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकार बाउंड नहीं है। यानी आज मान लीजिए देश की गरीबी जितनी भी है
तो सरकार इसलिए बाउंड नहीं है कि भाई इतने सालों से खत्म क्यों नहीं हुआ, यानी एक तरह से सरकार को फ्रीडम है कि वे अपने तरीके से इन फील्ड्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर समाजवाद की बात करें तो कम्युनिस्ट समाजवाद की बात बारे में आप सभी ने जैसे रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे पढ़ा होगा, है ना। तो भारत में कम्युनिस्ट समाजवाद अपनाया नहीं गया, जहां पर उत्पादन के सभी साधनों के राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति के उन्मूलन की बात की गई है। मतलब एक तरह से कम्युनिज्म में ये समझिए कि जो भी देश के संसाधन हैं वो हर एक व्यक्ति में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। यानी इसमें मुख्य प्रयास ये होता है कि समाज में कोई भी वर्ग गरीब या अमीर ना रहे। अगर कोई वर्ग, इसका सीधा सा उद्देश्य ये होता है कि अगर कोई वर्ग गरीब है तो अमीरों के कुछ संसाधन देकर इस गरीब वर्ग को अमीरों के समकक्ष लाने का प्रयास किया जाएगा और समाज में एक समान व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये कम्युनिज्म कहलाता है। कैपिटलिज्म यहाँ पे निजी क्षेत्रों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो इंडिया जो है ये एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, जहां पे कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों बैलेंस रूप से चलते हैं। फिर तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है अंतर्निरपेक्ष। हालांकि मूल संविधान में इसके प्रावधान थे मौलिक अधिकार में, जैसा कि मैंने बताया, धर्म की स्वतंत्रता में, लेकिन हमारी प्रस्तावना में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस शब्द को जोड़ा। तो अभी तक ये दूसरा शब्द है जिसे 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया। पहला समाजवादी और दूसरा पंथनिरपेक्ष, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। अच्छा, अगर मैं पंथनिरपेक्ष को बहुत सिंपल वे में समझाऊं तो पंथनिरपेक्ष का मतलब होता है सरकार कभी भी किसी विशेष धर्म या किसी विशेष वर्ग का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन हाँ सपोर्ट सबका करेगी। कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। ये ऐसा नहीं कभी कहा जाएगा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है या भारत एक सिख राष्ट्र है, बल्कि हमेशा भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाएगा, जहां पे हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम एक समान माने जाएंगे और सरकार जो भी कार्य करेगी इनकी देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए, उसका फायदा इन सभी वर्गों को एक समान मिलेगा। ठीक है, तो ये पंथनिरपेक्ष है। और इसी पंथनिरपेक्षता के कारण होली के समय हो या दशहरा के समय हो या मुहर्रम के समय, हर समय पुलिस तत्पर रहती है एक तरह से समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने। तो भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सुरक्षा और समर्थन मिलता है। यानी एक तरह से सरकार किसी धर्म का विरोध नहीं करती। इसके अलावा इस तरह यह भी होता है कि कोई भी धार्मिक संगठन किसी भी प्रकार से संवैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही कोई संवैधानिक संस्था धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करेगी। लेकिन हाँ, अगर कोई धार्मिक कार्य लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बन रहा है तो उस कंडीशन में हमारी प्रशासन या शासन व्यवस्था वहां पे हस्तक्षेप कर सकती है। राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को एक समान ट्रीट करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 1974 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया था, लेकिन निर्माताओं के द्वारा ऐसा राज्य स्थापित करने का नहीं, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से अननेसेसरी का यहाँ पे। ठीक है, लोकतांत्रिक। ठीक है, फिर आता है डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र। लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ होता है जनता के द्वारा स्थापित तंत्र, एक ऐसी व्यवस्था जो जनता के द्वारा स्थापित की गई हो। यानी जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनेंगे और वो प्रतिनिधि अपने देश के लिए या उस जनता के लिए नियम कानून बनाएगा या विधि का निर्माण करेगा और उस विधि का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं सरकार के बारे में बात करूं तो सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। तो जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जैसे सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, वो विधायिका का हिस्सा होते हैं। लेकिन विधायिका में जिस भी राजनीतिक दल का समझिए कि मेजोरिटी में रहते हैं, जो भी राजनीतिक दल, उनकी सरकार बनती है, तो वो जो सरकार होती है वे कार्यपालिका के मेंबर कहलाते हैं, यानी कार्यपालिका का वो हिस्सा बन जाते हैं सरकार। इसके अलावा एक न्यायपालिका होती है। तो विधायिका का कार्य होता है नियम कानून का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना, जबकि कार्यपालिका का काम होता है उस विधि का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करना। ठीक है, और न्यायपालिका का काम होता है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस विधि का उल्लंघन करे
तो उस कंडीशन में ये निर्णय लेना कि क्या विधि का उल्लंघन हुआ है, यदि उल्लंघन हुआ है तो वहां पे जो भी सजा का प्रावधान है वो सजा दी जाएगी। यानी ये तीनों अंग एक साथ मिलकर देश में विधि का निर्माण भी करते हैं, विधि का इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं और उसका प्रॉपर उसकी एक तरह से उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो मेरा एक सवाल है, ठीक ना, क्या भारत में हम ये मानकर चले कि भारत में लोकतंत्र तो है, लेकिन क्या जनता सरकार से डायरेक्ट प्रश्न कर सकती है? आंसर है नहीं। प्रत्यक्ष रूप से जनता सरकार से प्रश्न नहीं कर सकती। सरकार संविधान की अगर मैं बात करूं तो संविधान के आर्टिकल 75 में ये क्लियरली मेंशन है कि सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसके अलावा आर्टिकल 88 में ये मेंशन है कि सरकार जो भी हमारी जो गवर्नमेंट है, मतलब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, इसके अलावा जो सरकार के महाधिवक्ता होते हैं, अटॉर्नी जनरल, ये दोनों संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और किसी भी पक्ष के द्वारा या किसी भी विपक्ष या पक्ष या किसी भी सदस्य के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देना इनकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो संसद में पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन संसद के बाहर यही सरकार किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं। यानी आज अगर जनता सरकार से प्रत्यक्ष रूप से ये प्रश्न करे कि भाई नीट पेपर लीक क्यों हुआ, तो सरकार इसका जवाब देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं। हाँ, प्रेशर बनेगा तो उसकी बात अलग है। तो फिर अगर इसे हम लोकतंत्र कहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे लोकतंत्र पे सवाल उठता है, क्योंकि सरकार हमारी है और सरकार को हमने बनाया, तो सरकार हमारे प्रति जिम्मेदार है। यदि आज हजारों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, तो सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको भरोसे मिले और देश का शासन संचालन बेहतर तरीके से होना चाहिए। और जिस प्रकार से सरकार बाकी मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, अभी तक नीट पेपर लीक के जो भी अपराधी पकड़े गए हैं, अब वो अपराधी हैं कि नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, लेकिन उसमें सरकार का रवैया बेहद ढीला प्रतीत होता है। और वैसे अगर मैं नीट पेपर लीक की बात करूं तो इसे कहीं ना कहीं आतंकवाद से जोड़कर देखा जा सकता है। ये आंतरिक आतंकवादी से समझिए कि जहां पे लाखों की संख्या में बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पे हमें फिक्स कुछ लोगों को जिनके पास संसाधन अपार है, वो अपने संसाधन का इस्तेमाल करके उस पेपर को लीक करा रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। तो वही कहीं ना कहीं ये बाकी बच्चों के साथ गद्दारी है और देश के साथ गद्दारी है। तो ऐसे गद्दारों के साथ क्या किया जाना चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हाँ, तो लोकप्रिय संप्रभुता, लोकतांत्रिक संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित लोगों द्वारा सर्वोच्च शक्ति का अधिकार यहाँ पे दिया गया। तो अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। एक तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पे जनमत संग्रह, यानी सरकार किसी भी प्रकार का अगर निर्णय लेने जाए, अगर सरकार को कोई निर्णय लेना है तो इसके लिए उसे जनमत संग्रह कराना होगा, यानी फिर से वोटिंग करानी। जैसे हमारे यहाँ वोटिंग होती है, हर 5 साल में हम अपने नेता चुन लेते हैं, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म। इसके अलावा बाकी सारे पावर और सब कुछ अधिकार उन नेताओं और हमारे प्रतिनिधियों को मिल जाता है। तो हर 5 साल में वो दिखेंगे जब इलेक्शन का समय आएगा और हमें वोट देना होगा। लेकिन इसके अलावा किसी भी निर्णय में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती। और इसी का परिणाम था कि सरकार ने जब 3 किसान बिल संशोधन, किसान बिल में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया गया, उसे पास भी कर दिया गया। तो किसान कई महीनों तक प्रोटेस्ट करते रहे दिल्ली की सड़कों पे, लेकिन सरकार उस पर उतना ध्यान नहीं दी। लेकिन जब ये प्रेशर काफी बढ़ा तब जाकर सरकार की नींद खुली और सरकार ने उस किसान बिल को वापस लिया। तो इस प्रकार के प्रावधान, जनमत संग्रह, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत, ये स्विट्जरलैंड के संविधान में देखने को मिलता है, जहां पे कोई भी विधि निर्माण से पहले जनता का एक तरह से जनमत किया जाता है। भारत में इस प्रकार के प्रावधान नहीं है। और भारत में जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, एक बार चुनाव जीतने के बाद खुद को सर्वे सर्वा समझ जाते हैं, लगभग वो खुद को भगवान के करीब ही समझ मानिए, है ना। उसके बाद फिर वो अपने 5 साल बाद ही नहीं। तो भारत में सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार, इसका भी प्रावधान किया गया है। ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सबसे प्रमुख तत्व है, जहाँ पे 18 साल से अधिक लोगों को जो मानसिक रूप से ठीक हो और दिवालिया घोषित ना हुए हो, वैसे लोगों को मत देने का, वोट देने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद जो भी चुनाव किए जाएंगे वो आवधिक चुनाव होंगे। यानी जो हमारा भारत एक गणतांत्रिक देश है, जहाँ पे
हर एक फिक्स टेन्योर में हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, ठीक है। और वे स्थायी नहीं रहेंगे या किसी प्रकार के उनके बच्चों को इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि वो डायरेक्ट अगली बार इलेक्शन जीतकर भारत में शासन प्रशासन का कार्य संभाले। तो कानून के शासन के साथ एक प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र भी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र तब तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार पर सामाजिक लोकतंत्र ना हो, ठीक है। बाकी समझदारों को ये सारा काम। इसके अलावा कुछ और प्रमुख अगर शब्दों की बात करें तो एक गणराज्य आ रहा है। गणराज्य का अर्थ जैसे कि मैंने बताया कि भारत के जो भी प्रतिनिधि होंगे वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, है ना। ब्रिटेन में राजशाही गणतंत्र देखने को मिलता है, यानी वहां पे जैसे भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान है, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, इसी प्रकार से इसके समकक्ष ब्रिटेन में महारानी का पद है ना। यानी यहाँ पे क्या होता है, संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा राज्यसभा में जब कोई बिल पास हो जाता है उसके बाद फाइनली वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति उसे अपना अप्रूवल दे देते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं, तब वो एक लॉ बनकर, एक एक्ट बनकर इंप्लीमेंट हो जाता है, लागू हो जाता है। लेकिन ब्रिटेन में थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। वहां के संसद के द्वारा, जैसे वहां भी लोअर हाउस अपर हाउस होते हैं, तो वहां के संसद के द्वारा पारित जो भी बिल होंगे वो उसके बाद जो ब्रिटेन की जो महारानी है, तो हालांकि महारानी का देहांत हो चुका है, तो वहां पे राजशाही परिवार के पास जाता है और वहां पे उनका अप्रूवल मिलने के बाद फाइनली वो एक कानून के रूप में लागू होता है। तो लोकतांत्रिक राजनीति जो है वो गणराज्य कहलाती है, और गणराज्य में राज्य का प्रमुख हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, बिल्कुल, ठीक है। यानी डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि हम जो जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को वोट देकर चुनती है। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना, जैसे हमने जो विधायक को चुना, सांसद को चुना, ये विधायक और सांसद वोट देकर फिर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके अलावा अगर न्याय की बात करें तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की, हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है। तो पहला होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। और ये जो न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 1917 के रूसी क्रांति से जुड़ी है, ठीक है। इसके अलावा अगर स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचार को प्रस्तुत करना, कहकर या एक्ट करके। तो अगर जनता, यानी एक तरह से अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सरकार का विरोध करने की भी स्वतंत्रता हमें देती है, लेकिन यह विरोध शांतिपूर्ण तरीके से होता है, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। यानी आप अगर हिंसात्मक रूप से विरोध करेंगे तो हम वहां पे आपको स्ट्रिक्ट एक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो अभिव्यक्ति हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से ही किया जाना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं बहुत पीसफुल होते हैं, ठीक है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इस स्वतंत्रता, ठीक है ना। धर्म की बात करूं तो धार्मिक स्वतंत्रता हमें 1925 से 28 के बीच मौलिक अधिकारों में दी। नेक्स्ट आता है समानता, जिसे हम समता कहते हैं, इक्वालिटी। तो हमारे संविधान में अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार के विशेष रूप से मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, यानी भारत में रहने वाले भारत के सभी नागरिक विधि के समक्ष समान होंगे और विधि सभी नागरिकों के लिए एक समान होगा। नागरिक विधि के समक्ष समान होंगे और विधि सभी नागरिकों के लिए समान होगा, ठीक है। हालांकि अब इसमें कई बार लूपहोल भी निकाले जाते हैं, जैसे आप लोग पुणे का केस जानते ही होंगे,
पूरे पुणे अभी कुछ समय पहले जैसे एक नाबालिग बच्चे ने पुणे में कार से कई लोगों को एक तरह से मार दिया था एक्सीडेंट में, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अब तक कोई ये समझिए निर्णय नहीं लिया गया है न्यायालय के द्वारा, अभी तक उसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे न्याय तंत्र पे कई बार सवाल भी उठते हैं कि ये कैसा न्याय है जो गरीबों के लिए अलग है और अमीरों के लिए अलग है। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों का न्याय के प्रति ना भरोसा कम होता है, ठीक है। फिर आता है 15 धर्म, जाति, रंग, मतलब वर्ण और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं किया जाए। जैसे सभी व्यक्ति या सभी नागरिक भारत में जो भी सार्वजनिक स्थल है वहां पे जाने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। इसके अलावा 16 जो है वो अवसर की समानता की बात करता है। अवसर की समानता मतलब होती है जो भी गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें सभी को एक समान माना जाएगा। हालांकि जो रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं इसमें एक्सेप्शनल माने गए हैं, वो समाज के कुछ पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए एक प्रमुख प्रावधान किया है, ठीक है। इसके अलावा जो 17 है ये अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव या छुआछूत की भावना को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 18 जो है ये किसी भी प्रकार के टाइटल को या उपाधियों के अंत की बात करता है। जैसे भारत में केवल अब 2 प्रकार की उपाधियां ही दी जा सकती हैं, पहला होता है शैक्षणिक उपाधि और दूसरा होता है सैन्य उपाधि। शैक्षणिक उपाधि की बात करें तो जैसे डॉक्टरेट की उपाधि जो दी जाती है जब आप पीएचडी पूरी करते हैं तो वहां पे आपको आपके नाम से डॉक्टर लगता है, तो ये शैक्षणिक उपाधि होती है। जबकि आप ग्रेजुएट होते हो भी शैक्षणिक उपाधि, जबकि सैन्य उपाधि में जैसे लेफ्टिनेंट होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, कर्नल होते हैं, तो ये सब सैन्य उपाधि होती है। तो सैन्य और शैक्षणिक उपाधि को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की उपाधियों को भारत में समाप्त कर दिया गया। राजनीतिक समता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनुच्छेद 325 और 326 मेंशन किया जाता है। तो अनुच्छेद 325 में हम देखें तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है, जहाँ पे 18 साल से ऊपर सभी व्यक्ति को अपने वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। इसके अलावा 326 की अगर हम बात करें तो लोकसभा और विधानसभा के लिए इन्हीं व्यक्तियों को या जो नागरिक भारत के विशेष रूप से नागरिक व्यक्ति जो भी नागरिक है उन्हें वोटिंग का राइट्स दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक समता की बात करें तो अनुच्छेद 39 में इसका प्रावधान किया गया है, जहां पे सभी व्यक्तियों के लिए एक समान वेतन की बात की गई है, यानी महिला और पुरुष का वेतन एक समान होगा, ठीक है। फिर आता है बंधुत्व की बात करें तो सभी नागरिकों को, वैसे बंधुत्व का मेंशन भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में किया गया है, ठीक है, जहाँ पे सभी देश के सभी नागरिक एक साथ मिलजुल कर रहे और देश की अखंडता को बनाए रखें, ठीक है। तो सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना, जिसे एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्यों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। 2 बातों का आश्वासन यहाँ ये देता है बंधुत्व। पहला, व्यक्ति की गरिमा, जो आर्टिकल 21 में मेंशन किया गया है कि आप एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। इसमें राइट टू प्राइवेसी बाद में जोड़ा गया 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और राष्ट्र की एकता और अखंडता भी इसी बंधुत्व का हिस्सा है। और वैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करें तो भारत के मौलिक कर्तव्य में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात भी की गई है। और ये जो अखंडता शब्द है प्रस्तावना में, इसे 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया, ठीक है। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 के बीच, मतलब वहां पे काफी चर्चा में रहे और वहां पे एक तरह से मेन स्लोगन यही था, ठीक है ना, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ठीक है। इक्वालिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर कुछ प्रमुख संविधानविदों के वक्तव्य यहाँ हम देख लेते हैं कि उनकी क्या क्या कथन थे, ठीक है, प्रस्तावना को लेकर। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना उस बात को व्यक्त करती है जिसे हमने बहुत लंबे समय तक सोचा या स्वप्न देखा था। ये वक्तव्य किसका है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। संविधान की प्रस्तावना उस बात को व्यक्त करती है जिसे हमने बहुत लंबे समय तक सोचा या स्वप्न देखा था। केएम मुंशी का कहना था, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मभूमि है। हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मभूमि है। पंडित ठाकुर दास भार्गव का मानना था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, यह संविधान की आत्मा एवं पूंजी है ना। तो यहाँ पे संविधान की
प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। जबकि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा, जबकि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। सर अमरीश भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजीरों का और इसकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। और एम हिदायतुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे, जो बाद में उपराष्ट्रपति भी बनते हैं और कार्यकारी राष्ट्रपति भी बनते हैं, है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से मिलती जुलती है, फिर भी यह एक घोषणा से बढ़कर यह हमारे संविधान की आत्मा है। ठीक है, लेकिन अगर प्रस्तावना में संविधान की आत्मा की बात पूछे तो आप पंडित ठाकुरदास भार्गव को आंसर दीजिएगा। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव और के मुंशी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, इन तीन के कथन काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दे देगा और बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये होता है, अगर प्रस्तावना को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है ना। तो इसमें बेलूवाड़ी यूनियन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यानी संविधान का हिस्सा नहीं, इसलिए संसद प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती, किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं कर सकती। तो यह केवल सामान्य उद्देश्यों को दर्शाती है और व्याख्या में सहायता करती है, इसलिए संसद या विधायिका किसी भी प्रकार का संशोधन प्रस्तावना में नहीं कर सकती। लेकिन बाद में यहाँ पे एक और वर्डिक्ट आता है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब वाद, जो 1967 का है। इसमें कहा गया था प्रस्तावना पूरे संविधान में प्रतिबिंबित है। तो एक और आया है 1965 का गोलकनाथ वाद। प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा प्रस्तावना पूरे संविधान में प्रतिबिंबित है। यानी इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से 1973 का जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती वाद, वहां पे प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना और ये भी कहा कि संसद विधायिका प्रस्तावना में बदलाव कर सकती है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट किया, मूल संरचना, संविधान की मूल संरचना का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया। और इस निर्णय में ये कहा गया कि संसद प्रस्तावना में बदलाव तो कर सकती है, चेंजेस कर सकती है, लेकिन वो कभी भी मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एक और वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का 1995 का जजमेंट LIC ऑफ इंडिया वाला, जिसमें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और पंथ निरपेक्षता को लेकर उसमें निर्णय दिया गया। ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो जब भी आप मेंस के आंसर लिखते हैं तो वहां पे ये सारे वर्डिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इन वर्डिक्ट के बिना आंसर आपका अधूरा माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रस्तावना की संशोधन की क्षमता की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें कुछ चेंजेस किए गए, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो इस टॉपिक से इतना ही। और यहां से आपके 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से रिलेटेड, इसके अलावा आपके जो कुछ हमारे न्यायविद और संविधानविद थे उनके क्या क्या स्टेटमेंट रहे, यहां से आपके प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और तो फिर हम अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं कुछ नए और इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
आपसे विदा लेते हैं और आप तैयारी करते रहिए, कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट।